हाय हेलो एवरीवन। सो एफएमसीजी स्पेस में मिसेस बेक्टर पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए हैं तो देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा है एंड आगे का कैसा आउटलुक बनता है इस स्टॉक का। सो मिसेस बेक्टर का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो वी ऑल नो दो मेन ब्रांड्स है कंपनी के। एक क्रीमिका का ब्रांड है इनका बिस्किट बिजनेस के अंदर, जहां से 60 से 65% रेवेन्यू आता है। एंड इनका इंग्लिश ओवन का ब्रांड है बिजनेस बिजनेस सॉरी बेकरी सेगमेंट के अंदर, जहां से इनका 30 से 35% रेवेन्यू आता है। 3 से 5% रेवेन्यू कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले डिवीजन से आता है, जहां पे ये मॉन्डेलेस के लिए जो ओरियो बिस्किट्स वगैरह होते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो 3 से 5% रेवेन्यू वहां से आता है। अब अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो बहुत एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कंपनी का। इनकी जो प्रोमोटर फाउंडर हैं, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है उनकी, मिसेज रजनी बेक्टर। सो उन्होंने अपने घर से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था एंड पिछले कुछ सालों में इतने बड़े लेवल पे स्केल अप किया है। पैन इंडिया प्लेयर अब ये बन रहा है धीरे धीरे। पंजाब में, जम्मू में, हिमाचल में इन्होंने इनिशियली मार्केट बिल्ड किया। देन दिल्ली एनसीआर में कुछ टाइम पहले इन्होंने एक्सपैंड किया और बहुत फास्ट यहाँ पे भी मार्केट शेयर गेन किया, स्पेशली जो इनका बेकरी वाला बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर। और कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है अपने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर। एमपी में धार के अंदर इनका बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ रहा है। देन खोपोर में, महाराष्ट्र में, वहां पे अपने बेकरी बिजनेस के लिए एक्सपेंशन कर रहे हैं। एंड कोलकाता में ये अपना जो बेकरी बिजनेस है उसमें जो B2B वाला इनका सेगमेंट है उसके लिए कंपनी वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट चल रहा है। पीछे का ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे आप तो कंपनी ने कंसिस्टेंटली मल्टीफोल्ड ग्रोथ डिलीवर करी है। मार्केट ने भी उसी के लिए स्टॉक को रिवॉर्ड किया है, मल्टी बैगर रिटर्न इन्होंने डिलीवर करे हैं। सो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है, बट ऑफ कोर्स अब हमको देखना है कि आगे की कैसे अपॉर्चुनिटी है। तो Q2 के रिजल्ट की अगर हम बात करें कंपनी की, सो अगर आप इनका ये वाला स्लाइड देखोगे तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल हमको समझ में आता है। कंपनी बिस्किट्स बनाती है, बेकरी के प्रोडक्ट्स में है। एक्सपोर्ट्स वाला सेगमेंट भी कंपनी का काफी तेजी से ग्रो किया है। 4 से 5% का मार्केट शेयर है कंपनी का एक्सपोर्ट के अंदर। देन बेकरी में ही कंपनी का B2B वाला डिवीजन भी है। सो ये इनका पूरा बिजनेस मॉडल है। नंबर्स वाइज अगर हम देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है Q2 के अंदर 20% की ग्रोथ आई है इसमें। ये नंबर पिछले कुछ क्वार्टर्स तक कंसिस्टेंटली 35-40% होता था, मतलब 35-40% पे कंपनी ग्रो करती थी। लेकिन अब ऑफ कोर्स क्योंकि बेस आपका बड़ा हो गया है तो कंपनी का ग्रोथ रेट थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो गया, 20% पे आ गया। मैनेजमेंट का गाइडेंस रहता है मिड टू हाई टीन का, मतलब 15% से 17-18% का ग्रोथ का गाइडेंस रहता है। लेकिन उसको ज्यादातर ये जो कंपनी है उसको ओवर अचीव ही करती है। तो ग्रोथ पे काफी अच्छा काम कर रही है कंपनी। हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंसर्न जरूर लगेगा। इनका जो इबिटा का ग्रोथ है वो सिर्फ 9% का आया है इस क्वार्टर के अंदर। एंड प्रॉफिट का भी आप ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ 4-4.5% के आसपास का ग्रोथ है। इनफैक्ट कंपनी के मार्जिन में भी फॉल देखने को मिला है। सो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो वाई तो 16% से 14% आया ही है, 2% का फॉल है। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपेयर करोगे तो भी कंपनी के मार्जिन कम हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 15% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में 14% का मार्जिन है। तो मार्जिन में क्योंकि गिरावट आई है इसीलिए कंपनी के प्रॉफिट में भी सिर्फ 4-4.5% की ग्रोथ है। और इसीलिए आप देखोगे जो फर्स्ट हाफ गया है अभी H1 ऑफ FY25, इसको जब आप लास्ट ईयर के फर्स्ट हाफ से कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सेल्स में तो अच्छा काम किया है, टॉप लाइन की ग्रोथ तो अच्छी है 19% की, लेकिन मार्जिन वहां भी कम हुए हैं और प्रॉफिट का ग्रोथ सिर्फ 3% का आया है कंपनी का फर्स्ट हाफ के अंदर। इसके क्या रीजन है वो ऑफकोर्स अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। देन सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो कंपनी के दोनों सेगमेंट में ग्रोथ अच्छी है। बिस्किट बिजनेस 24% पे ग्रो किया है, बेकरी वाला बिजनेस 19% पे ग्रो किया है। एंड इनफैक्ट ये जो आप इनका बेकरी वाला बिजनेस देख रहे हो इसके लिए हमको अप्रिशिएट करना चाहिए इनकी मैनेजमेंट को, बिकॉज बेकरी में इनका जो दूसरा डिवीजन है B2B वाला, जहां पे कंपनीज अपने प्रीमियम क्लाइंट्स मैकडोनल्ड, आपका बर्गर किंग, KFC, सबवे, इन सारे कंपनीज को जो ये सेमी प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेकरी के वो सप्लाई करती है। सो इनके क्लाइंट्स का बिजनेस पिछले काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे उनके नंबर्स को भी तो अभी 1-2 क्वार्टर का नंबर छोड़ के उससे पहले का अगर आप 1-2 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो चाहे डोमिनोज हो, KFC हो, सबवे हो या आपका बर्गर किंग, मैकडोनल्ड वगैरह, सबका ग्रोथ का प्रॉब्लम है। डिमांड काफी कम हुई है उस सेक्टर में, QSR सेक्टर में। प्लस आपका जो कंपटीशन इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन वेक्टर का ग्रोथ आप उस ड्यूरेशन में देखोगे तो कभी भी कम नहीं हुआ। इन्होंने कंसिस्टेंटली 20 से 25% की ग्रोथ डिलीवर करी है। एंड इसमें इन्होंने सबसे बड़ा स्ट्रेटेजी क्या फॉलो किया कि उस ड्यूरेशन में इन्होंने नए न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस के ऊपर काम किया। तो अगर आप देखोगे तो लॉजिकली जब भी किसी कंज्यूमर बिजनेस में स्लो डाउन आता है, डिमांड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो कंपनीज दो चीजें करती है। पहला, या तो वो डिस्काउंट देना स्टार्ट करेंगी, प्रमोशन ऑफर्स देना स्टार्ट करेंगी, या दूसरा क्या करेंगी, वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करेगी, कोई ऐसा न्यू यूनिक आइटम लॉन्च करेगी जो उनके प्रोडक्ट कैटेगरी में पहले नहीं था और जो मार्केट में क्लिक हो जाए एंड उनका फुटफॉल आना स्टार्ट हो जाए। तो बेक्टर ने क्या किया उस ड्यूरेशन में, उस चैलेंजिंग ड्यूरेशन में,
इन्होंने मतलब यूजुअली ये क्या करते हैं, जो आपका गार्लिक ब्रेड होता है, बन बर्गर वगैरह हो गया, पिज्जा का बेस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करते हैं अपने बेकरी के क्लाइंट्स को। लेकिन उस टाइम पे कंपनी ने न्यू लॉन्चेस के ऊपर फोकस किया, स्पेसिफिकली डेजर्ट कैटेगरी के अंदर। तो आप देखोगे कि केएफसी से लेके आपका डोमिनोज हो या आपका बर्गर किंग हो, मैकडी हो, इन सब के जो आइटम्स हैं, जो जो इनका मेन्यू है, उसमें पिछले कुछ टाइम में काफी सारे नए नए डेजर्ट्स के कैटेगरी के आइटम्स लॉन्च हुए हैं। सो बेक्टर ने उस चीज के ऊपर फोकस किया एंड मैनेजमेंट का कहना है कि उससे बहुत हेल्प मिली हमको हमारे ग्रोथ को सस्टेन रखने में। तो वहां पे ग्रोथ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा एंड अभी भी आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली 19-20% पे कंपनी का ये वाला सेगमेंट ग्रो कर रहा है। देन पीएनएल पे आते हैं, तो टॉप लाइन का ग्रोथ हम देख रहे हैं कि 20% है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। फर्स्ट हाफ में भी कंपनी का 19% का ग्रोथ आया है। प्रॉब्लम है कंपनी के मार्जिन के अंदर, कंपनी के इबिट्टा के अंदर। तो आप अगर देखोगे इनका जो एक्सपेंसेस वाला पार्ट है, उसमें ये जो अदर एक्सपेंसेस है, इसमें वाई वाई लेवल पे ऑलमोस्ट 30-32% का इंक्रीज आया है। ये जो अदर एक्सपेंसेस आप देख रहे हो, ये लास्ट ईयर 74 करोड़ था, इस साल 98 करोड़ हो गया। मतलब 30 से 32% का इंक्रीज आया है सिर्फ इनके अदर एक्सपेंसेस में। रेवेन्यू बढ़ा है सिर्फ 20%, लेकिन अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए 30 से 32%। क्यों हुआ है इतना बड़ा इंक्रीज? और आप देखोगे इसी इसी की वजह से इनका मार्जिन भी कम हुआ है, 16% से 14% आ गया। प्रॉफिट भी कंपनी का सिर्फ 4-4.5% पे ग्रो किया है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि कॉन कॉल में जो उन्होंने बताया कि जो इनका एक्सपोर्ट वाला बिजनेस है, उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। इस क्वार्टर में एक्सपोर्ट बिजनेस का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया टोटल रेवेन्यू में। और क्योंकि एक्सपोर्ट बिजनेस में कॉस्ट ज्यादा होता है, तो एक तो वो रीजन है इनका ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ने में। दूसरा, इसके साथ में कंपनी का कहना है कि जो वॉर चल रही है अभी करंटली, उसकी वजह से जो रेड सी क्राइसिस चल रहा है, तो वहां पे फ्रेट के रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसने भी इंपैक्ट किया इनके अदर एक्सपेंसेस को। तो अगर आप 2022 का टाइम देखोगे, जब रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, तब भी सेम सिनेरियो हुआ था बेक्टर के साथ में। इनका जो फ्रेट के जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी एंड उस टाइम पे भी कंपनी का मार्जिन 16% से गिर के सीधे 12% पे आ गया था। मैनेजमेंट कह रहा है कि सेम चीज अभी भी हो रही है, और इसमें मतलब ये बिल्कुल ही आपके कंट्रोल में तो है नहीं, वॉर वगैरह जो चीजें, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और ये पिछले काफी टाइम से ये चीजें चल रही हैं। तो मैनेजमेंट का वही कहना है कि इस पे हम कोई गाइडेंस तो दे नहीं सकते कि ये चीजें कब नॉर्मलाइज होंगी, कब ये सब रुकेगा और रेट्स वापस से पुराने वाले लेवल्स पे आएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव कमेंट्री इन्होंने ये दी है कि अगर आप हमारा 22 वाला टाइम देखो, तो जब वो वॉर वगैरह सिनेरियो ठीक हुआ और ये जो रेट्स वगैरह बढ़े थे वो वापस नॉर्मलाइज हुए, तो हमारा मार्जिन वापस पुराने लेवल पे आ गया 14-15% के आसपास। तो अभी भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि जब भी चीजें नॉर्मलाइज होंगी, रेट्स वापस से कम होंगे फ्रेट के, तो हमारा ये जो मार्जिन है वो पुराने वाले लेवल पे आ जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव कमेंट्री दिया इन्होंने। अब ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा, दो और रीजन दिए हैं कंपनी ने जो थोड़े से कंसर्न दिखाते हैं कंपनी के आउटलुक को लेकर के, नियर टर्म आउटलुक को लेकर के स्पेशली। तो इनका कहना है कि मतलब कॉन कॉल के स्टार्टिंग में ही मैनेजमेंट ने क्या बोला कि आने वाले क्वार्टर्स में बड़े चैलेंजेस रहेंगे हमारे हमारे सामने। तो जब भी आप कॉन कॉल देखते हो या मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनते हो किसी भी बिजनेस का, तो वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना है हमको रेदर देन नंबर्स पे। बिकॉज वर्ड्स देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के आउटलुक के लिए। तो जब भी आप देख रहे हो कि कोई मैनेजमेंट है जो किस तरीके के वर्ड यूज कर रहा है कि मार्केट में डिमांड बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, हम नए एरिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, मार्केट का साइज इतना बड़ा है कि और 4-5 बड़े प्लेयर आ जाए फिर भी ग्रोथ को इंपैक्ट नहीं होगा, तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि मैनेजमेंट पूरा कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस के आउटलुक को लेकर के एंड आने वाले क्वार्टर्स नॉर्मली आप देखोगे उसके अच्छे ही रहेंगे उस बिजनेस के। दूसरी तरफ जहां आप देखोगे कि जिसका मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस है, कंजर्वेटिव है, कह रहा है कि डिमांड में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, चैलेंजेस आ सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, हमको क्लैरिटी अभी नहीं है ग्रोथ पे, या गाइडेंस देना उन्होंने बंद कर दिया है, तो इसका मतलब क्लियर है कि उस मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं कॉशियस है एंड उनको आइडिया नहीं है कि चीजें कब नॉर्मलाइज होगी। और आप उसका इंपैक्ट भी देखोगे कि आने वाले क्वार्टर्स में बिजनेस के परफॉर्मेंस में भी डिप आएगा। सो ये कमेंट्री, ये वर्ड्स के ऊपर फोकस करके हमको बहुत सारे इंसाइट्स मिल सकते हैं। सेम वेक्टर की मैनेजमेंट ने भी इस कॉन कॉल के स्टार्टिंग में ही क्या बोला कि बड़े चैलेंजेस रहेंगे हमारे सामने आने वाले क्वार्टर्स में। पहला चैलेंज अगर आपको याद हो, सो लास्ट फाइनेंशियल ईयर के Q3 के कॉन कॉल में हमने डिस्कस किया था कि इनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि जो सेक्टर में डिमांड है उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। मतलब एक तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो इनके बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं ब्रिटानिया, पार्ले, उन्होंने काफी ज्यादा प्रोमोशनल डिस्काउंट्स वगैरह देना स्टार्ट किया। प्लस उन्होंने इतना ज्यादा मार्केटिंग पे स्पेंडिंग करना शुरू किया कि वेक्टर को भी उसका उसका उसके उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ गया। सो वो चीज थी एंड उसके साथ में अर्बन डिमांड में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा था, क्योंकि रूरल में तो अभी वेक्टर की प्रेजेंस है ही नहीं, तो अर्बन जो इनका मेन मार्केट है वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा था। लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बोला था कि अब चीजें नॉर्मलाइज होते हुए दिख रही है हमको, डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है,
बट इस क्वार्टर में अगेन मैनेजमेंट ने क्या बोला कि वो जो रिकवरी दिख रही थी हमको डिमांड में, वो रिकवरी अब चली गई है एंड वापस से हम काफी म्यूटेड डिमांड देख रहे हैं। मतलब वापस से स्लो डाउन आ गया डिमांड के अंदर। तो एक तो ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं, जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है, उसको लेकर के मैनेजमेंट का कहना है कि ये आने वाले क्वार्टर्स में और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सो एक तो इनका जो वेजिटेबल ऑयल है, एडिबल ऑयल है, उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। देन आपका जो कोको पाउडर है, उसके प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। प्लस कंपनी का कहना है कि व्हीट फ्लावर के प्राइसेस भी आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सप्लाई की एक्सपेक्टेशन था वो सप्लाई आया नहीं है। प्लस इंपोर्ट पे भी उन्होंने ड्यूटी हाइक किए हैं, तो जिसकी वजह से इसके प्राइसेस बढ़ेंगे। अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो अगेन आपके आपके मार्जिन वगैरह पे इंपैक्ट पड़ेगा। लॉजिकली अगर आप देखो तो जब आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो बिजनेस क्या करता है कि वो प्राइस इंक्रीज करता है, मतलब पास ऑन करता है कंज्यूमर्स पे। लेकिन इनके करंट सिनेरियो में क्योंकि डिमांड में भी स्लो डाउन है, डिमांड भी आपका स्ट्रांग नहीं है जो पहले कुछ क्वार्टर्स तक था, तो वहां पे चांस क्या बनेगा कि अगर आप प्राइस हाइक करोगे और आपके जो दो बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उन्होंने प्राइस वॉर वहां पे स्टार्ट कर दी, तो मार्केट शेयर लूज करने का वहां पे एक रिस्क आ जाएगा। तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी कि आगे आगे कैसे प्ले आउट होगी। हालांकि मैनेजमेंट ने बोला है कि प्राइस हाइक तो हम करेंगे ऑफकोर्स। जो बेकरी वाला बिजनेस है उसमें तो इंस्टेंट प्राइस हाइक हो जाता है, लेकिन जो बिस्किट वाला बिजनेस है उसमें प्राइस हाइक रिफ्लेक्ट होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा सा प्रेशर रहेगा हमारे मार्जिन के ऊपर। लेकिन जब प्राइस ये हाइक करेंगे तो उसके बाद इनका ग्रोथ कैसे रहता है, ग्रोथ में कोई डिक्लाइन तो नहीं आता, तो ये कुछ कंसर्न जरूर बना रहेगा इस कंपनी के साथ में। सो ये 2-3 बड़े कंसर्न लगते हैं इसके साथ में। ग्रोथ को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैनेजमेंट अभी भी उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा है, कैपेक्स चल रहा है। क्यूआईपी इन्होंने रेज किया अभी कुछ टाइम पहले ही, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला इनकी क्यूआईपी को भी। तो फ्यूचर ग्रोथ पे तो इन्वेस्टमेंट चल रहा है कंपनी का, लगातार एक्सपेंशन कर रही है, अपने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ाती जा रही है कंपनी। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे कुछ कंसर्न जरूर लग रहे हैं वेक्टर को लेकर के। एंड मैनेजमेंट ने भी साफ साफ बोला है कि नियर टर्म में जो इनके मार्जिन है उस पर प्रेशर रह सकता है। ये 15% का मार्जिन अभी मतलब बिल्कुल ही नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि जो प्राइस आप हाइक करोगे उसको भी रिफ्लेक्ट होने में 1 से 2 क्वार्टर का टाइम लगेगा। तो मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें कंपनी के मार्जिन नीचे ही लेवल पे रहेंगे एंड पैड ग्रोथ हम कुछ खास एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम बात करें तो अगर आप इसका स्टॉक देखोगे तो आई थिंक 80 के मल्टीपल पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे एफएमसीजी स्पेस में आपको कुछ ही ऐसे बिजनेसेस दिखेंगे जो 15-20% के रेट पे ग्रो कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, एंड वेक्टर उनका कुछ बिजनेसेस में से आता है। लेकिन प्रॉब्लम है अर्निंग के ऊपर। अगर कंपनी का अर्निंग ग्रो नहीं होगा, अर्निंग में ग्रोथ नहीं आएगा, तो ये 80 का मल्टीपल थोड़ा सा ज्यादा महंगा लगता है इस वैल्यूएशन में, मतलब इस परफॉर्मेंस के साथ में अगर हम देखें तो। सो यहाँ पे अगर लॉजिकली हम देखें तो क्या सेंस बनता है कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा बिजनेस जिसका अर्निंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है और नियर टर्म में कुछ अनसर्टेनिटी है एंड मेरा एलोकेशन ऑलरेडी बहुत हाई है ऐसे बिजनेस में, तो पहला काम मैं क्या करूंगा, अपना एलोकेशन थोड़ा सा कम करूंगा, बिकॉज मुझे रिस्क को मैनेज करना है। क्योंकि कल को चल के अगर ये अनसर्टेनिटी अगले कुछ क्वार्टर में और खराब होती है एंड लेट्स अज्यूम कि वो एक्सपोर्ट वाला सेगमेंट कंपनी के लिए और ज्यादा खराब करने लग जाता है, डोमेस्टिकली डिमांड और ज्यादा वीक होती है, तो रिस्क क्या है कि मेरा बड़ा कैपिटल लॉस हो सकता है। जो मेरा इतना बड़ा रिटर्न बना है वो लूज करने का चांस बनेगा। तो उसको मैनेज करने के लिए इस परफॉर्मेंस में और इस आउटलुक के साथ में मैं सबसे पहले काम क्या करूंगा, अपने एलोकेशन को कम करूंगा। दूसरा केस क्या हुआ कि फ्रेश कैपिटल तो ऑफकोर्स कोई पॉइंट बनता नहीं है ऐसे बिजनेस में इन्फ्यूज करने का, जहां पे आपको क्लियरली पता है कि अगले कुछ क्वार्टर में अर्निंग ग्रोथ नहीं आने वाला और वैल्यूएशन भी लुक्रेटिव नहीं है। 80 के मल्टीपल पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो ऑफकोर्स ये वैल्यूएशन लुक्रेटिव नहीं है। तो वैल्यूएशन हाई है और अर्निंग ग्रोथ में प्रॉब्लम है, आगे का आउटलुक में लेकर के थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, तो डेफिनेटली दूसरा चांस ये भी नहीं बनता कि मैं ऐसे बिजनेस में अपना फ्रेश कैपिटल बिल्ड करूं। तो ये पॉइंट बनते हैं। बाकी बिजनेस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम लगता नहीं है, लेकिन नियर टर्म में कुछ अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से इनके स्टॉक के ऊपर प्रेशर रह सकता है। एंड ऑफकोर्स वी नो कि मार्केट में बहुत और बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। बाकी इसका ट्रैक करते रहेंगे, कॉन कॉल डिस्कस करेंगे और अच्छी इंसाइट्स मिलेंगी हमको कि आगे मैनेजमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। एंड आपके जो भी डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।